अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। स्टॉक मार्केट में 35 सेक्टर्स हैं। किसका आउटलुक अच्छा है और किसका बुरा, इसके लिए बड़ी तहकीक करनी पड़ती है। इसी तरह 530 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। कौन सी कंपनीज़ अच्छा डिविडेंड, अच्छा पे आउट देंगी, कौन सी ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस की मद में ज़्यादा मुनाफा होगा और कौन सी शरिया कंप्लाइंट हैं, ये सारी तहकीक करना एक नौकरी पेशा शख्स या एक कारोबारी फ़र्द के लिए आसान नहीं होता। और अगर गलत तहकीक या अधूरी तहकीक की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसके बरअक्स अगर आप ये सर का दर्द नहीं लेना चाहते, यानी आप नहीं चाहते कि ये रिसर्च आप खुद करें, तो मार्केट्स में ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं जिनमें बेसिकली प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स उनको चला रहे होते हैं। वो रिसर्च भी करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं और वो इन कंपनीज़ को स्टडी करके फिर आपके पैसे उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवा सकें। इनमें जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो म्यूचुअल फ़ंड्स हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड्स हैं। म्यूचुअल फ़ंड्स पे हम पास में काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, तो आज एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड पे फोकस करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट भी आई थी और दुनिया भर में अब एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड्स की तरफ जो है वो रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद, जो कि चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 173 अरब से ज़्यादा के एसेट मैनेज कर रही है। सर, पहले तो ये बताएं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक शेयर्स की तरह है। जैसे आप शेयर्स मार्केट में परचेज और सेल करते हैं, इसी तरह ईटीएफ एक यूनिट या शेयर है। सिर्फ इसमें इन काइंड कंसिडरेशन होती है, यूनिट्स की बेसिकली अलॉटमेंट होती है और ये इंट्राडे सेम डे मार्केट में अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो तो इन्वेस्टर उसका फ़ायदा उठाकर परचेज और सेल कर सकता है। ईटीएफ के अंदर एक शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट उसकी फोर्सेस जो है वो उसकी बेसिकली वैल्यू डिटरमिन कर रही हैं और मार्केट के हिसाब से जैसे आप ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, हपको ये शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इसी तरह एक ईटीएफ जो है वो ट्रेड हो सकता है। अच्छा सर, मैं कंपनीज़ के शेयर्स डायरेक्टली भी जाके बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ ब्रोकर के थ्रू, और मेरे पास म्यूचुअल फ़ंड का भी ऑप्शन मौजूद है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड से मुझे ऐसा क्या फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ? मतलब किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट? इसमें आपको वाजे कर दूं कि बज़ाहिर तो ये एक शेयर है, लेकिन इसके ज़रिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी बास्केट है मीज़ान ईटीएफ की तकरीबन 12 स्क्रिप्ट्स हैं। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स की बास्केट है केएससी मीज़ान इंडेक्स, उस बास्केट का एक्सपोजर लेने के लिए या ये 12 स्क्रिप्ट्स एक साथ वन गो में आप इसका एक्सपोजर लेने के लिए या इंडेक्स की बास्केट का एक्सपोजर लेने के लिए आप स्टॉक मार्केट में ईटीएफ के ज़रिए बहुत आसानी से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और आपको इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 12 स्क्रिप्ट्स लेने जाएंगे या बास्केट लेने जाएंगे तो इसमें बेसिकली ब्रोकरेज की कॉस्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट, मार्केट की कॉस्ट, उसमें टाइम लग जाता है, रेट्स की फ्लक्चुएशन होती है। यहाँ आपको वन गो में विद एम्पल लिक्विडिटी आप आराम से परचेज और सेल कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं समझाऊँ तो यानी मैं इन 12 कंपनीज़ के शेयर अलग अलग ख़रीदूँ और ऑब्वियसली इस पर जो मुझे फ़ी देनी है ब्रोकरेज की, उसकी निस्बत अगर मैं एक ईटीएफ में जाके उसके यूनिट ख़रीद लूँ जो कि इन्हीं सब को ट्रैक कर रहा है, तो ये मुझे सस्ता भी पड़ेगा एक लिहाज से। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये जो आपकी कंपनीज़ हैं जो इंडेक्स के अंदर शामिल हैं, जो बास्केट की कंपनीज़ हैं, उनके आप अगर नाम बताना चाहें कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं, साथ ही ये भी बता दें कि ये कंपनीज़ क्यों चुनी है आपने? ये हमने कोशिश की कि मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन हमें मिले एक इन्वेस्टर के लिए। इसमें बेसिकली हमने ये किया कि डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज़ को हमने बैक ट्रैकिंग की और ये बैक ट्रैकिंग की तकरीबन आप समझ लें कि पिछले 10 साल के उस पर। तो इसमें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स दोनों साइकिल शामिल हैं। इसको हमने बैक ट्रैक किया और हमने ये निकाला ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसा एक्सपोजर बास्केट ऐसी तैयार हो कि जिसमें इन्वेस्टर का रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर हो। उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, सीमेंट, आपको मालूम है कि आजकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशली ये कोविड के हालात में पैकेज दिया है, तो सीमेंट के सेक्टर्स को हमने वेटेज दी। फिर इसके अलावा हमने फार्मा का रखा एक्सपोजर, क्योंकि करेंसी पाकिस्तान की आपको पता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। इसके अलावा हमने फूड एंड सेक्टर रखा, स्टील सेक्टर, इंजीनियरिंग की फॉर्म में रखा, तो यह और फर्टिलाइज़र रखा। ये हमने मेजर सेक्टर्स रखे जो एक्टिव सेक्टर्स हैं, लिक्विड हो और इन्वेस्टर्स की जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो और डिविडेंड यील्ड भी हो। पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा डेटा देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है और अगर आप जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ईटीएफ्स के वो भी देखें तो इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों क्लिक नहीं कर पा रहा है? आपको लग रहा है कि लोगों का रुझान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्या वजह है? पाकिस्तान में ईटीएफ्स का वो टेक ऑफ क्यों नहीं नज़र आ रहा? देखें, ये तो पहला साल है अभी। ये इस महीने हमें 8 महीने हो जाएंगे ईटीएफ लॉन्च किए हुए
और इसके लिहाज से आप अगर वॉल्यूम देखेंगे, डेली वॉल्यूम एवरेज कोई तकरीबन 40,000 से 50,000 ETF के यूनिट्स या शेयर्स डेली ट्रेड होते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज साइज़ में भी ETF का साइज़ बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट में जब कोई नई लॉन्च होती है उसमें शुरू में टाइम लगता है, और ETF क्योंकि दुनिया में तो डिफरेंट किस्म के ETFs हैं, एक्विटी बेस्ड ETFs हैं, फिक्स्ड इनकम बेस्ड ETFs हैं, करेंसी बेस्ड ETFs हैं, गोल्ड बेस्ड ETFs हैं, कमोडिटी बेस्ड ETFs हैं। पाकिस्तान में क्योंकि पहला कंसेप्ट है, अभी एक्विटी के ऊपर फोकस है, आइंदा हमारी कोशिश है कि इसमें दूसरे जो सेक्टर बेस्ड या इसके अलावा फिक्स्ड इनकम बेस्ड, इस्लामिक फिक्स्ड इनकम बेस्ड, उनकी तरफ काम किया जा सके। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ेगी, और आज हम ये आपसे सेशन कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी आगाही होगी, और ये मेरे ख्याल में ऐसे सेशंस अगर कंटिन्यू रहे तो आप देखेंगे कि इसका साइज़, वॉल्यूम आपको बतदरीज बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, ये बताएं कि ETFs के अंदर क्या कंडीशंस हैं, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शराइत हैं? इसी तरह विड्रॉ कभी करना चाहे बंदा फ़ौरन कर सकता है या एक दिन बाद होगा? इसके बारे में बताएं कि इसके साथ कंडीशंस क्या अटैच हैं। देखें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि हमने तो इसका साइज़ बहुत नॉमिनल अमाउंट से रखा है। 500 यूनिट्स या शेयर्स की फॉर्म में आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कोई तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये वैल्यू के करीब बनता है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसी तरह जैसे मार्केट में एक शेयर परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, उसी तरह आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएँ और इसमें ETFs में जाकर शेयर्स की परचेज़ और सेल कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें ETFs में कोई मैनेजमेंट फ़ी वगैरह है या फिर जो ब्रोकर की होती है वही होती है? नहीं, ETF के अंदर फ़ीस है, लेकिन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड रिलेटिवली फ़ीस कम है। यहाँ ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट फ़ीस जो है कोई तकरीबन 0.5% है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में कोई 1% से लेकर 2% की रेंजेस में आजकल फ़ीस चल रही है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई लोड चार्जेस वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती है या सिर्फ यही है? नहीं, लोड चार्जेस तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोकर के पास जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और परचेज सेल करें, उसका कमीशन जो नॉर्मली शेयर्स के लिए कमीशन स्ट्रक्चर है वही ETF के ऊपर भी वैलिड होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर नॉर्मली टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको, क्या ETF के अंदर इस तरह का कोई बेनिफिट मौजूद है इसको? जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो है, लेकिन इस वक्त ETF के अंदर नहीं है ये चीज़। नॉर्मली अब बराह रास्त जब ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसमें होता ही है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यार हम मार्केट में जाते हैं, वो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आता है तो ये थोड़ा सा वजाहत करें किस तरह से ये रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकता है कि जो लॉस का चांस है वो कम हो जाए। स्टॉक मार्केट तो देखें रिस्क का नाम है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं और वो लॉन्ग टर्म उसका होल्डिंग पीरियड है और रिस्क एपिटाइट उसकी मौजूद है, तो जिस तरह वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, इस तरह ETF के अंदर भी बेसिकली स्टॉक मार्केट का ही एक्सपोजर है, उन कंपनीज़ का एक्सपोजर है जो आगे डिविडेंड देती हैं, जिनकी ग्रोथ मौजूद है। तो इसलिए अगर उसका ख़ास तौर पर इन्वेस्टर को ये ज़रूर देखना चाहिए कि बेसिकली उसका होराइज़न अगर लॉन्ग टर्म है और आगे इकनॉमिकली आपके हालात बेहतर जा रहे हैं, आउटलुक पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल में फिर उसमें एक्सपोजर लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनका ये ज़रूर देख लें, रिस्क एपिटाइट देख लें, रिस्क डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का मुताला कर लें। लेकिन बहरहाल जिस तरह स्टॉक मार्केट में आप एक्सपोजर लेते हैं आपको रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप देखें स्टॉक मार्केट का तकरीबन 15-20 साल का एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कम से कम 20% रहा, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स। 2-3 साइकिल इसमें डाउन के भी आए और काफ़ी स्टॉक मार्केट 2008 का क्राइसिस आया, 2017 से लेकर 19 तक का आया, तब भी एनुअलाइज रिटर्न अगर 15 से 20 साल का देखा जाए तो हमारा 20% के करीब है स्टॉक मार्केट का। और यहाँ तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ETF के अंदर जो बास्केट है वो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट, सिलेक्टिव स्क्रिप्ट देख कर रखी गई है, ट्रैक रिकॉर्ड देख कर किया गया है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन की बेसिस पर हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगले 6 माह में या 1 साल में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और आउटलुक कैसा है हमारी मईशत का? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो 2018-19 में वॉलेटाइल रही, लीन रही, डाउनवर्ड रही ख़ास तौर पर, लेकिन अब पिछले 1 साल में आपने देखा है कि रिकवरी हुई है और अब आपको जैसा नज़र आ रहा होगा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यही चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट को भी ड्राइव कर रही है और मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें। थैंक यू असद साहब, आप चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, हमारे इस वीडियो के पब्लिशिंग पार्टनर भी हैं। इस वीडियो का मकसद आपकी आगाही है ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसको मशवरा समझ लें और
अपने तौर पर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी उसकी आप तस्दीक कर लें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इस वीडियो के हवाले से जो आपका फ़ीडबैक है वो हमें कमेंट्स, शेयर और लाइक्स की सूरत में दे सकते हैं। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सचेंज ट्रेड फंड में सरमाकारी में मार्केट के खतरात दरपेश हो सकते हैं। मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर यूनिट्स का नैव ऊपर नीचे हो सकता है। सरमायाकारों को उनके अपने मफाद में आगाह किया जाता है कि सरमायाकारी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले पेशकश के मंदरजात को मुकम्मल तवज्जो से पढ़ लें। खुसूसन क्लॉज 2 में दर्ज सरमायाकारी के तरीके अमल को, क्लॉज 2.7 में दर्ज मुतवक्के खतरात को, क्लॉज 8 में दर्ज टेक्नीशियंस की पॉलिसीज को और क्लॉज 10 में दर्ज इंतबा को। फंड कैटेगरी इस्लामिक इक्विटी, रिस्क प्रोफाइल हाई।